सभी को दिखाई दे रहा है? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी, पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल टीम है उसमें हमारा जो मेन मेंबर था वो बीमार था और इस वजह से क्लास सेट नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए आपकी क्लास शाम को सेट नहीं हो पाई। कीर्ति पांडे जी, कीर्ति पांडे, रेवाती, रूपाली, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। साजिया कौशल जी, आशीर्वाद वर्मा, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। कल से आपकी क्लास लेट नहीं होगी, कल से आपकी क्लास फिर से टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। चलिए, हम लोग पहले अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो आज तारीख कितनी है? आज तारीख है आपकी 28 जनवरी। 27 और 28 के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बाकी मंथ के एंड में जितने भी क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैं मंथ के एंड में एक साथ मंथली आपको जो करंट अफेयर्स लाऊंगा उसमें पूरा करा दूंगा, ठीक है? तो चलिए सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में किसने सुभाष चंद्र बोस या सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभी हाल ही में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज और की थी आपकी अंडमान निकोबार सागर में। इसके साथ अभी एक और हुई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हाईवे पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला यमुना एक्सप्रेसवे यानी कि आपका जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उस पर आपका रनवे बना था, एयर वे बना था आपका 2016 में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक और बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बालिका के लिए या लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए पंख अभियान शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 143 उपग्रहों को लॉन्च कर किसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है? अभी तक सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट थी, एक बार में 104 सैटेलाइट ले जाने वाला देश इसरो संस्था इसरो थी। अभी हाल ही में नासा के साथ काम करने वाले आपके स्पेसएक्स ने क्या किया है? 143 उपग्रहों को एक साथ क्या किया है? लॉन्च किया है। हाल ही में जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में एफडीआई, जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश संयुक्त राज्य से आगे निकल गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर एमफिस 21 यानी कि 2021 की बात कर रहे हैं, अभ्यास किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फिर से पुर्तगाल के राष्ट्रपति बनेंगे, जो कि 9 मार्च से उनका कार्यकाल शुरू होगा, क्योंकि पिछले बार का 9 मार्च का कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसको बोलते हैं आपका हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, 26 या फिर 25 जनवरी। ये आपके आज के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। आज से मैं बता रहा हूं बेटा आपको, ठीक है? चलिए सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गीतांजलि, क्लास को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के हम हटा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन आपका आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें जानते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 का पुरस्कार जीता है? तो अभी वो किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने अभी हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट जो पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यानी कि 23 जनवरी को डिक्लेयर किया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जो कि इस साल 125वीं जयंती थी। 125वीं जयंती थी सुभाष चंद्र बोस की। तो हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 23 जनवरी को ही इस साल क्या किया गया है? इस साल पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। पराक्रम दिवस भी घोषित किया गया है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं राजेंद्र कुमार भंडारी की। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार है, ये 2 रूप से दिया जाता है दोस्तों। एक तो ये इंडिविजुअल क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो इंडिविजुअल क्षेत्र में दिया जाता है यानी व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, और एक ये संस्थागत रूप से भी दिया जाता है, ठीक है? संस्थागत रूप से भी दिया जाता है किसी एक संस्था को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति को भी प्रदान किया जाता है। तो अभी हाल ही में राजेंद्र कुमार भंडारी जी जो है
इनको इंडिविजुअल क्षेत्र में दिया गया है। और अगर हम बात करें सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, सीड्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीड्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रामाचंद्रन नामक एक साउथ इंडियन थे, उनके द्वारा 1994 में इसको शुरू कराया गया था। सीड्स क्या है भाई? सीड्स को बोलते हैं सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग सीड्स, ठीक है। तो सीड्स द्वारा ध्यान रखिएगा, इस बार संस्थागत रूप से सीड्स को यह पुरस्कार दिया गया है और इंडिविजुअल क्षेत्र में किसको दिया गया है? राजेंद्र कुमार भंडारी जी को दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये जो आपके सीड्स हैं, सीड्स की जो चीफ है MS अमुथा है, ठीक है। सीड्स की जो चीफ है इस समय, जो हेड है वो MS अमुथा इसकी हेड है, ठीक है। इसको शुरू किसने किया था? सीड्स की शुरुआत 1994 के दौरान सबसे पहले इसकी पहल करी थी ए रामाचंद्रन ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सीड्स करता क्या है दोस्तों? चाहे हम रमेश कुमार, राजेंद्र कुमार भंडारी की बात करें, ये भी आपके आपदा प्रबंधन से ही रिलेटेड है और इन्होंने तो अभी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम ही है डिजास्टर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट नाम की एक बुक भी लिखी है। किसने? राजेंद्र कुमार भंडारी ने, ठीक है। इन्होंने डिजास्टर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, ये इनकी बुक का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके राजेंद्र कुमार भंडारी हैं, ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र से ही रिलेटेड है, एक स्वयंसेवी भी है और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है जो कि सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021 के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुमार मुन्नन सिंह की अगर बात की जाए तो कुमार मुन्नन सिंह, ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा आराम से, इनको लास्ट ईयर 23 जनवरी 2020 का सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो लास्ट ईयर कुमार मुन्नन सिंह जो थे, इनको 23 जनवरी का पुरस्कार दिया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर ये इन्होंने प्राप्त किया था इंडिविजुअल क्षेत्र में और इस साल राजेंद्र कुमार भंडारी, जो कि व्यक्तिगत रूप से इनको पुरस्कार दिया गया है, जो खुद ही डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो सीड्स एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन को रामाचंद्रन ने शुरू किया और ये भी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही काम करती है। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे हर साल सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार, जो कि आपदा प्रबंधन के लिए लोगों का लगन और उनकी निष्ठा देश के प्रति जो है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अजय कुमार की बात करें तो आप सभी को पता है ये कौन है, ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है और रक्षा सचिव के रूप में है। नेक्स्ट, राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में और सतत पर्यावरण और परिस्थितिकी विकास सोसाइटी, जिसको आप सीड्स कहते हो, को संस्थागत रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर 21 लाख रुपए आपको संस्था के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए एक व्यक्तिगत जिसको मिला होता है उसको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहां पर नन ऑफ दी अदर DRDO ही होगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए आकाश NG का मतलब क्या है? NG का मतलब है दोस्तों न्यू जनरेशन। NG का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन। NG का मतलब न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन क्षेत्र की आकाश श्रेणी की सरफेस टू एयर मारक क्षमता रखने वाली इस जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया, ठीक है। इसका एक सफल परीक्षण अभी DRDO ने हाल ही में किया। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO के जो चीफ है वो आप सभी को पता है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, सतीश रेड्डी है। ये रिवीजन ही क्लियर करता है कि चीजें हमारे अंदर बैठ जाती हैं, ठीक है। सतीश रेड्डी है। इसरो की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। और विक्रम साराभाई आपको पता ही होगा। और इसके जो चीफ है कौन है? के सीवान है। कौन है? के सीवान इसके चीफ है। क्लियर हो गया? अगर CISF की बात करें दोस्तों तो इनके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। SK जायसवाल IPS SK जायसवाल इसके चीफ है, ठीक है। IPS SK जायसवाल इसके चीफ है, ठीक है। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, आकाश श्रेणी की मिसाइल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है, इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगी, एयरफोर्स में शामिल की जाएगी, ठीक है।
शामिल की जाएगी, ठीक है। और कहां से कहां हमारी क्षमता रखती है, सरफेस टू एयर रखती है। कहां से कहां रखती है, सरफेस टू एयर रखती है। क्लियर हो गया दोस्तों, सभी क्लियर है। अब एक बात आती है आपकी यहां पर कि इस मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो परीक्षण किए जाते हैं ये आपका इंडिया है और इस साइड है उड़ीसा। उड़ीसा में, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इंडिया में जितने भी मिसाइल जो परीक्षण होते हैं उनमें मैक्सिमम परीक्षण कहां किए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम परीक्षण जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं उड़ीसा। ऐसे लिखकर आता है, उड़ीसा में बालासोर स्थित, बालासोर के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। चांदीपुर ITR रेंज का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ध्यान रखिएगा, मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से भारत ने उड़ीसा के बालासोर में चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, भारत का एकमात्र सबसे प्रमुख टेस्ट रेंज है जहां पर मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मिसाइल परीक्षण, ध्यान रखिएगा मैं रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर अंतरिक्ष प्रक्षेपण होता है तो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से होता है, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। और अगर यहां पर देखा जाए मिसाइल परीक्षण की बात की जाए तो भारत में जितने भी मिसाइल टेस्टिंग्स होते हैं ये चांदीपुर ITR टेस्ट रेंज में होते हैं, बालासोर में होते हैं, कहां पर होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, ठीक है। और कौन सी खाड़ी की तरफ होते हैं, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ होते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखा करिए कि ये कॉमन चीज होती है, तो इनको कभी भी परेशान नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, रिवाती बिल्कुल सही कह रहा है, इसको APJ अब्दुल कलाम वो आपका आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कॉमन है, तो हर मिसाइल परीक्षण में ये चीज आपके लिए आएगी, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसरो की बात मैंने आपको बता दी, CSF की बता दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आकाश NG, जिसको न्यू जनरेशन मिसाइल बोला गया है, का सफल प्रक्षेपण किया है, ठीक है। आकाश NG एक नई पीढ़ी की यानी कि न्यू जनरेशन की सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको अब क्या किया जाएगा, वायुसेना द्वारा उच्च पैतरेबाजी वाले हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया आपका आकाश NG। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर हमने बात करें DRDO ने अभी हाल ही में जो DRDO की जो मेन मिसाइल्स है वो जो फेमस हुई है, DRDO द्वारा सबसे फेमस जो मिसाइल्स है वो अग्नि श्रेणी की है और सबसे ज्यादा श्रेणी में, इंडिया में सबसे ज्यादा श्रेणी में बनाई गई मिसाइलें जो हैं वो आपकी अग्नि श्रेणी की है, ठीक है। इंटरबैलिस्टिक मिसाइलों में अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5 क्लियर हो चुकी है, छठी का परीक्षण चल रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा नन ऑफ दी अदर उत्तर प्रदेश होगा। ध्यान रखिएगा 2016 में आपका जो लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है, इस एक्सप्रेसवे पर क्या किया गया था 2016 में, आपको तेजस विमान, कभी आपने नाम सुना होगा, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि स्वदेशी है। ध्यान रखिएगा MiG-21 जब पूरी तरीके से हट जाएगा, जैसे अभी पूरी तरीके से MiG-21 हटा नहीं है, तो MiG-21 के स्थान पर जगह ले लेगा कौन, तेजस ले लेगा। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे में तेजस विमान की लैंडिंग कराई गई थी। तेजस विमान की लैंडिंग भी हुई थी और टेक ऑफ भी हुआ था, ठीक है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ। ये सब क्यों किया जाता है, ये सब तो हाईवे है, तो ध्यान रखिएगा हाईवेज को ही आपका रनवेज के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए ताकि कभी भी आपात इमरजेंसी लैंडिंग या इमरजेंसी टेक ऑफ, कभी भी कोई भी विपत्ति आ सकती है, तो उस दौरान विमानों को या एयरक्राफ्ट्स को या जेट प्लेन्स को क्या किया जाएगा, उनको वहां से रनवे से उनको लैंडिंग की जा सकती है, टेक ऑफ किया जा सकता है। तो तेजस की टेस्टिंग की गई थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 2016, ठीक है। अभी बात आती है यहां की, तो ध्यान रखिएगा अभी 2021 में सेकेंड जो रनवे बना है इनका, ये पूर्वांचल हाईवे, पूर्वांचल हाईवे ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल हाईवे जो एक्सप्रेसवे का इलाका है, सुल्तानपुर के पास बात करेंगे तो सुल्तानपुर के पास एक आपकी जगह है कुरीभर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुल्तानपुर यानी कि पूर्वांचल, इलाहाबाद आपका लखनऊ के आगे है, सुल्तानपुर के पास कुरीभर नामक स्थान के पास है, कुरीभर नामक स्थान के पास आपका एक्सप्रेसवे पे लगभग 3300 मीटर, लगभग 3300 मीटर का एक जो हाईवे है, उस हाईवे को बिल्कुल स्मूथ किया गया है, जो कि आपका एयर रनवे के रूप में यूज होगा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, अब भारत में उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं, जिस एक्सप्रेसवे वो क्या कर रहा है, अपना रनवे भी बना रहा है प्लेन्स के लिए। क्यों बनाए जाते हैं ये सब आपके इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाए जाते हैं, इमरजेंसी टेक ऑफ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2016 था और ये 2021 हो गया। क्लियर है दोस्तों। गुजरात और पंजाब की अगर बात करें तो गुजरात और पंजाब में आपने जानते होंगे इनके मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम। बाकी अभी कोई खास योजना तो यहां शुरू हुई नहीं है। तो आपका गुजरात और आपका पंजाब, तो इनके चीफ, इनके आपके वो कौन है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, आपके गुजरात के कौन है भाई, विजय रूपानी। ठीक है, गुजरात के कौन है, विजय रूपानी है, विजय रूपानी। और आपको ध्यान होगा गुजरात से आनंदीबेन पटेल भी फेमस है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल भी फेमस है, जो कि आपकी गुजरात से संबंधित रही है। ठीक है, और आपका यहां पर कौन है, आपका पंजाब में अमरिंदर सिंह, पंजाब के कौन है, अमरिंदर सिंह है, और अमरिंदर सिंह। ठीक, और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल वीपी सिंह है, वीपी सिंह बंडोरा। ठीक है, क्लियर है सभी का, करीब। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे, राकेश पासवान जी, प्रेम भट्ट फिल्म जी, आलोक कटियार, साजिया कौशल, सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसकी थ्योरी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरीभर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, ये हाईवे को ही यूज किया जा रहा है। इस नई हाईवे पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे था जो 2016 में आया था, और एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। क्लियर है, तो तेजस आपका लड़ाकू विमान ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किसने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, पंख अभियान की अगर हम लोग बात करें तो पंख तो एक शॉर्टकट लिया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन और उनके अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया है, इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में पंख नामक एक अभियान शुरू किया जो कि बच्चियों के लिए है। इस पंख का जो फुल फॉर्म है, पंख का जो फुल फॉर्म है वो है आपका, पी से आ जाएगा प्रोटेक्शन, पी का मतलब है प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद ए से है अवेयरनेस, इसे क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस का के लिए, अवेयरनेस फॉर देयर राइट्स। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ दिस, ऑफ देयर, उनके अधिकारों के लिए उनको पहल देना, तो अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। फिर आता है आपका एन, के और एच। तो एच का मतलब तो सभी को पता है हेल्थ हो जाएगा, एन का मतलब न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एन का मतलब है न्यूट्रिशन, एन का मतलब है न्यूट्रिशन, के का मतलब है नॉलेज, के का मतलब है नॉलेज, और एच का मतलब है हेल्थ। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म, जिसको क्या बोला गया है, पंख नामक अभियान लाया गया है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये लड़कियों के लिए या गर्ल्स के लिए, उनके विकास और उनकी वृद्धि के लिए, उनके डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ के लिए इसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पंख नामक जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना में ही रखा गया। ठीक है, तो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो थी, ये 2015 में जो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये जो योजना है 2015 में स्टार्ट की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2015 की इस योजना में ही पंख योजना को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्लियर है, तो ये पंख योजना जो होगी आपकी किस में आ गई, ये आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में आ गई। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग एमपी की बात करें कि एमपी ने और कुछ भी किया है, तो ध्यान रखिएगा एमपी सरकार द्वारा एक और योजना शुरू की गई थी 2007 में, लाडली लक्ष्मी योजना। ध्यान रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना ये भी एमपी सरकार की है, ये फेमस है क्योंकि अब आप लोग के एग्जाम में आप देख रहे होंगे, आपके फेज 2 के एग्जाम में अगर देखा जाए, आरआरबी में भी फेज 2 के एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत पीछे पीछे से आ जा रहे हैं। जैसे योजनाएं बहुत 2007-2005 की योजनाएं पूछी जा रही है, इवन 1995 की योजना पूछ ली है। तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना को भी एमपी गवर्नमेंट ने ही चलाया था, स्टेट गवर्नमेंट की योजना थी ये, और यह योजना स्टार्ट हुई थी 2007 में, 2007 में। ठीक है, इस योजना के तहत भी क्या था, इस योजना के तहत भी लगभग 26,000 लड़कियों के लिए जो स्कॉलरशिप जारी की गई थी, लगभग 7 करोड़ की स्कॉलरशिप थी, वो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना थी जो 2007 में आई थी। क्लियर है, सन 2000 से लेकर अभी तक की योजनाओं की एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सब आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्या, सभी क्लियर है।
सभी लोग क्लास के ऊपर शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पंख योजना। देखिए आपके एक ही क्वेश्चन योजना है, पंख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपका क्या होगा, लाडली लक्ष्मी योजना होगी। क्लियर है। नरेंद्र मोदी कौन है, आप सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। हर्षवर्धन कौन है, आपके स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। हर्षवर्धन को अभी हाल ही में क्या किया गया था, हाल ही में इनको WHO की जो हर वार्षिक जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक का इनको क्या बनाया गया था, वार्षिक बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। WHO का मुख्यालय कहां है, W से शुरू हो रहा है, O पे खत्म हो रहा है, तो इसका मुख्यालय कहां पर होगा दोस्तों, इसका मुख्यालय जेनेवा में होगा, ठीक है। जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं क्लासेस में, शाम की क्लासेस में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको कराए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 24 जनवरी को होता है, कोई एक नई योजना पंख अभियान शुरू किया। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए शुरू किया गया है, जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही शुरू किया जाएगा, मतलब उसके अधीन ही आएगा, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना जो थी, जो कि 2007 में शुरू हुई थी, ये आपकी लगभग 26,100 लड़कियों के लिए इतनी घोषणा की गई है, लगभग 6.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पंख अभियान जो है, ये एक वार्षिक अभियान है, और ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अधीन आता है। ये आपके सामने इसके फुल फॉर्म लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्पेस के क्षेत्र में अभी हाल ही में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो स्पेस के क्षेत्र में जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो आपके देखिए यहां पर आ गया, ठीक है। एक नया रिकॉर्ड बना है, हाल ही में 143 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो वो तोड़ा है किसने, स्पेसएक्स ने तोड़ा है। स्पेसएक्स कहां की है, स्पेसएक्स आपका अमेरिका की है, ठीक है। स्पेस अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा आपका, नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स जो स्पेस एजेंसी जो है, ये लॉन्चिंग के लिए स्पेसएक्स का यूज करती है, ये लॉन्चिंग साइट है स्पेसएक्स, ठीक है। ये भी अमेरिका की होगा, और नासा के अधीन ही आपकी स्पेस काम भी करते हैं। रॉस क्रोमोस है, तो रॉस से आगे रॉस लगा हुआ है, तो ये कहां की है, रशिया की है। ये कहां के, रशिया की स्पेस एजेंसी है, और ये आपके प्रक्षेपण के लिए यूज होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जाक्सा, तो जाक्सा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जाक्सा कहां की है भाई, जाक्सा आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते जरा इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हाल ही में क्या था, हाल ही में स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 नाम का इनका एक रॉकेट है, उस रॉकेट के माध्यम से इन्होंने एक साथ क्या किया है, 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। तो ये 143 सैटेलाइट जो लॉन्च की गई हैं, ये लॉन्चिंग में लगभग 133 सैटेलाइट जो है वो कॉमर्शियल सैटेलाइट थी, लगभग 10 जो है ये आपकी खुद की स्पेसएक्स की थी, स्पेसएक्स की इंटीग्रेटेड सैटेलाइट थी, ठीक है। तो लगभग 143 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला आपका स्पेस एक्स क्या बन गया, एजेंसी बन गई है, जो कि आपकी कहां की है, अमेरिका की है। ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने 2017 में। 2017 में दोस्तों इसरो ने PSLV C37 के माध्यम से, PSLV C37 के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, प्रक्षेपण किया था। तो ये प्रक्षेपण 104 सैटेलाइट के तहत था। अभी तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा किसने, स्पेसएक्स ने तोड़ा है। अभी एक साथ कितनी मिसाइलें लेकर गए, ये 143 मिसाइलें लेकर गए। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये है आपका क्या, स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स की अगर बात करते हैं तो ये तो अभी इनकी लॉन्चिंग हो गई। अगर दोस्तों स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स आपकी अमेरिका की है, और स्पेसएक्स का मुख्यालय कहां पर है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और स्पेसएक्स की स्थापना कब हुई थी, सन 2002 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। क्लियर हो गया। अगर हम लोग जाक्सा की बात करेंगे, जाक्सा मैंने आपको पहले भी बताया था, जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, उसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है, 2003 में हुई थी। क्लियर हो गया। इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी बात करते हैं हम लोग, आपका इनका क्या बोलते हैं, नासा की, तो नासा भी कहां की है, नासा भी आपकी अमेरिका की है। क्लियर है, नासा भी कहां की है, अमेरिका की है। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो इनके स्पेस एजेंसियां हैं। जाक्सा एग्जाम में कई बार पूछा कि अच्छा हाँ, जाक्सा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी दुनिया का पहला देश बन जाएगा, दुनिया की पहली एजेंसी बन जाएगी जाक्सा, जो कि लकड़ी की सैटेलाइट क्या कर रही है,
लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित जो हो रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है स्पेस में सैकड़ों सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है, लेकिन अभी भी वो रिवॉल्व कर रही हैं, और इस बात का खतरा है कि वो किसी भी उपग्रह से क्या हो सकती है, टकरा सकती है, किसी भी कॉमेट्स वगैरह से वो टकरा गई तो वो नुकसान करेंगे। तो लकड़ी की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे तो इससे क्या होगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो पर्यावरण की उसमें आते ही ये अपना जल जाएगी, टच में आते ही जल जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण नहीं होगा, इससे आपका भीड़ नहीं बढ़ेगी कहां पर, स्पेस में। क्लियर हो गया? सभी क्लियर है? ध्यान रखिए, ये आपका जो लॉन्चिंग की गई है आपकी स्पेसएक्स द्वारा, जो आपका 143 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की गई है, ये लॉन्चिंग की गई दोस्तों केप कैनेवरल से, ठीक है, फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा के केप कैनेवरल से की गई है, केप कैनेवरल से इसका लॉन्चिंग हुई है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये है आपका क्या, ये है आपका फाल्कन 9 से, फाल्कन 9 के माध्यम से किया जाने वाला प्रक्षेपण जो 143 सैटेलाइट्स का हुआ है। ठीक है, स्पेसएक्स ने 143 छोटे उपग्रहों को ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर 1, ध्यान रखिएगा इस मिशन का नाम रखा गया था आपका क्या, ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एक रॉकेट में कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें स्पेसएक्स ने 2017 में इसरो द्वारा 104 सैटेलाइट जो PSLV C-37 की सैटेलाइट थी उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, इनके रिकॉर्ड रॉकेट का नाम क्या था, फाल्कन 9 से इसका इस्तेमाल किया गया और इसको आपका प्रक्षेपण किया गया। कहां से किया गया? कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से किया गया, जो कि आपका फ्लोरिडा में है। क्लियर है? तो ये है आपका इधर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदूषण के संबंध में है, क्लाइमेट चेंज के संबंध में है। तो देखिए, हाल ही में जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये इस बार इसका 16th संस्करण ही आया था। पिछले 16 सालों से लगातार जर्मन वॉच क्या करते हैं, जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स लॉन्च करते हैं। जो इनका आधार होता है, ध्यान रखिएगा, आधार में इनका अभी का जो था 2000 से लेकर 2019 तक क्या क्लाइमेट चेंज हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, भारत यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, यहां पर आंसर आपका भारत नहीं है, आंसर आपका मोजाम्बिक होगा। सबसे नंबर 1 पे जो पर्यावरण से प्रदूषित हुआ है वो कौन है? मोजाम्बिक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? जिम्बाब्वे है, दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका 7वें नंबर पे कौन है? 7th नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया टॉप 10 जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हुआ है उन कंट्रीज में से भारत भी आता है। भारत का नंबर कौन सा है भाई? भारत का नंबर 7वां है। मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे कहां के देश है भाई? मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे आपके अफ्रीका के देश है। ठीक है, सदर्न अफ्रीका साइड ये देश पड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपकी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में जो ये इंडेक्स बनाया गया था सन 2000 से लेकर 2019 तक होने वाला कौन सा चीज? क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट। तो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो कहां पर हुआ है? वो आपका क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सबसे ज्यादा आपका मोजाम्बिक पर आया है, जिम्बाब्वे पर आया है और भारत 7वें नंबर पे है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज है। ठीक है, तो भारत का 2000 में क्लाइमेट बहुत ज्यादा अच्छा था, अभी धीरे धीरे खत्म हुआ है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, कभी आपको एग्जाम में अगर आ जाए ऐसे लिखकर कभी आता है, जैसे इस बार 2021 में कोप 26, ध्यान रखिए, कोप 26 की बैठक होने वाली है, इनकी 26वीं बैठक होने वाली है 2021 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि कोप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट चेंज, कभी भी कोप की बात आए ना तो आप ऐसे याद कर लो, कोप का अगर फुल फॉर्म बनाएंगे, अगर मैं बनाता हूं तो मैं इसको बताता हूं कोपेनहेगन। ठीक है, और कोपेनहेगन क्या है? राजधानी है किसकी? डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हमेशा पर्यावरण को लेकर बैठकें बहुत होती है। तो होता क्या है कि उस कोप से मैं याद कर लेता हूं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक होती है, जो कि 1993 से हो रही है, इस बैठक में होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस बैठक में केवल और केवल एक ही काम होता है, क्या? क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बैठकें होती हैं पूरी दुनिया भर के देशों में, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, या फिर आपका कोप 26 की बैठक अभी हाल ही में ग्लासगो में होने वाली है। ठीक है, ये कहां पर है? ग्लासगो में होने वाली है। ठीक है, तो इस बार की 2021 की जो 26वीं बैठक होगी वो आपकी ग्लासगो में होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें ये हाल था, जो कि आपका जर्मन वॉच ने क्या किया? इसको लॉन्च किया। क्लियर है? सभी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बॉर्नसिट या आपका जो जर्मन वॉच जो कंपनी है,
ध्यान रखिए बॉन जगह का नाम है जो कि एक जर्मन स्थान है। तो जर्मन शहर बॉन में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का 16 संस्करण लाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बार का जो संस्करण आया है उसमें आपके जो सबसे इफेक्टेड देश है, शीर्ष देश है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास है 2019 के हिसाब से। ठीक है, भारत कौन से नंबर पे है? भारत आपका 7वें नंबर पे है। क्लियर है। और इस बार का कौन सा संस्करण निकाला गया था? 16वां संस्करण, जो कि 2000 से लेकर 2019 तक की बारे में क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में एफडीआई, देखिए यहां पर अमेरिका और चाइना के बीच में जो वित्तीय युद्ध चल रहा है उसका असर दिख रहा है। हाल ही में एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश संयुक्त राज्य से आगे निकल गया? कौन निकल गया भाई? चाइना निकल गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर एफडीआई की बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है? इसमें कोई भी इन्वेस्टर व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है और कोई भी संस्था भी, संस्थागत निवेश बोलते हैं उसको। ध्यान रखिए संस्था भी क्या कर सकती है? आपकी व्यक्तिगत रूप से पूरी संस्था बन के एक निवेश कर सकती है। तो इसको बोलते हैं क्या? कोई भी विदेशी निवेशक व्यक्तिगत रूप से या विदेशी कंपनी या विदेशी संस्था भारत की किसी भी कंपनी पर निवेश कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? चाइना ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है भाई? आपका यूएसए का तोड़ा है। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल इनको साल भर में जो एफडीआई से जो धन प्राप्त होता है उनकी हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा पूरी अगर बात करें तो अभी इस बार का जो यूएसए है, और अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना इस बार जो टोटल एफडीआई से इनकी कमाई हुई है वो है आपका 163 बिलियन डॉलर। ये 2020 का है, 163 बिलियन डॉलर। ठीक है, और इस बार का अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका केवल 134 बिलियन डॉलर की इनकी कमाई हुई। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं इसका ये जो प्रभाव दिख रहा है ये यूएसए के हिसाब से कहीं ना कहीं इसके पीछे ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप की जो नीतियां थी, जो नेस्तनाबूद करने की जो नीतियां हैं उसकी वजह से प्रभाव पड़ा, और कोई खास प्रभाव यूएसए में अभी तक नहीं पड़ा। क्योंकि अभी अगर दोस्तों हम लोग देखें, ये तो मैंने आपको 2020 के हिसाब से रिपोर्ट बताई, अगर हम 2019 के हिसाब से रिपोर्ट बताएं तो कभी माहौल कुछ और था। अगर यूएसए की बात करें 2019 में उतनी पावरफुल स्ट्रेटेजीज नहीं चली थी यूएसए ने, कहीं भी ट्रंप का उतना प्रभाव उन्होंने वहां पर डिक्टेटरशिप नहीं की थी। इस साल ज्यादा डिक्टेटरशिप दिखाई दी है। तो यूएसए का पिछले साल का देखेंगे 2019 की एफडीआई, तो 2019 में इन्होंने 251 बिलियन डॉलर की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा था, जिसमें कि चाइना बहुत पीछे था। चाइना आपका लगभग 140 बिलियन डॉलर की कमाई कर पाया था 2019 में। तो इस बार 2020 में पैतरे ज्यादा चले गए, और दूसरा कोविड-19 का प्रभाव रहा। चाइना ने बहुत एक समय रहते ही चाइना ने कवर किया उसको। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए यूएसए में ज्यादा प्रभाव हुआ तो यूएसए में कमाई भी कम हुई। ठीक है, तो इस बार एफडीआई का जो ये पैसा रहा है, इस बार 2020 में कौन आगे निकला है? 2020 में आपका चाइना आगे निकल गया। ठीक है, वैसे अगर दोस्तों कोविड की अगर हम लोग बात भी करें तो मैं आपको बता दूं कोविड का असर तो पूरी दुनिया पे पड़ा है। अगर हम लोग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात करें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 2020 और 2019 में अगर अंतर देखा जाए तो 42% गिरावट आई है, 42% गिरावट आई है आपके एफडीआई में। ठीक है, तो असर केवल हमारे देश पर नहीं है, असर दुनिया के सारे देशों पर है। एफडीआई में टोटल जो गिरावट आई है वो आपकी 42% है, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहां पर क्या, यहां भारत और रशिया, यहां तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये हो गया एफडीआई। ठीक है, एफडीआई के बारे में बात करें तो एफडीआई को के लिए रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ध्यान रखिएगा अंकटाड निकालता है। ठीक है, अंकटाड निकालता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंकटाड क्या है? यूएनओ की ही संस्था है, यूएनओ की सब्सिडियरी संस्था के रूप में है। 1964 में अंकटाड का गठन हुआ था। कहां पर भाई? जिनेवा में हुआ था। कहां पर हुआ था? जिनेवा में इनका गठन हुआ था। ठीक है, तो जिनेवा इनका मुख्यालय। वैसे यूनाइटेड नेशन की जो मैक्सिमम जो संगठन है वो आपके न्यूयॉर्क में काम करते हैं, लेकिन कुछ है जैसे यूनिडो है, यूनिडो आपका ऑस्ट्रिया में काम करता है। ठीक है, इनकी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। अंकटाड का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, और ये कब स्थापित हुआ था? 1965 में स्थापित हुआ। ठीक है, सभी क्लियर है? मुखिसा जो इसकी जो चीफ है वो आपकी मुखिसा कितुजी है। मुखिसा कितुजी इसकी चीफ के रूप में, हेड के रूप में, जनरल डायरेक्टर जीडी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंकटाड। क्लियर हो गया दोस्तों? बाकी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा है, क्योंकि साम वाली क्लास में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, जिसको अंकटाड कहते हैं, द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको एफडीआई कहते हो आप, उसमें सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में 163 बिलियन डॉलर की इन्होंने आमद प्राप्ति की है, जो कि पिछले साल देखा जाए चाइना केवल 140 पे था, अमेरिका आपका 251 पे था। ठीक है, अगर पूरा देखा जाए तो ओवरऑल एफडीआई में 2019 में जो आपका जो गिरावट आई है वो आपकी 42% में आई है। ठीक है, 42% गिरावट है 2020 में। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड एम्फेक्स। अभी हाल ही में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने एक और एक्सरसाइज की थी। तो वैसे ही हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर एम्फेक्स 21 से मतलब 2021 के नाम से अभ्यास किया? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर दोनों ने ही किया है, आपका वायुसेना, थल सेना और इनमें से इनके साथ आपका इंडियन नेवी। तो अभी एम्फेक्स 21 जो आपका युद्ध अभ्यास हुआ है, ये नेवी ने भी किया है, नेवी के साथ आपका एयरफोर्स ने भी किया है, एयरफोर्स के साथ आपका सेना ने भी किया है। क्लियर हो गया? तो इन तीनों ने मिलकर एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सागर, जो अभी हाल ही में वहां पर ही क्या हुआ था, अंडमान की कमांड ने ही इसको करवाया भी था। तो अंडमान सागर में इसका क्या हुआ है, आपका युद्ध सैन्य अभ्यास हुआ। उद्देश्य क्या होता है? अपनी आत्मरक्षा, अपने देश की सीमाओं के लिए रक्षा बनाए रखने के लिए सागरों में इस प्रकार के आपके रिहर्सल्स या फिर एक्सरसाइजेस की जा रही है। क्लियर हो गया सभी का? तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका जो एक्सरसाइज हुई है एम्फेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, तीनों फोर्सेस ने किया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बहुत, हाँ ठीक है, अंडमान निकोबार की जो कमांड है, अंडमान निकोबार की कमांड ने ही इसको क्या किया है, लॉन्च करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका एम्फेक्स 21 का आयोजन किया गया। अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने भागीदारी की। युद्ध अभ्यास को कहां किया गया भाई, ध्यान रखिएगा, अंडमान सागर में और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका एम्फेक्स है। युद्ध अभ्यास याद रखा करिए, युद्ध अभ्यास मैंने आपको बहुत सारे बताए भी थे, तो उनको ध्यान रखा करिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में कौन फिर से पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं? तो अगर हम लोग यहां पर देखें नाम उनका, तो नाम क्या है भाई, नाम है उनका मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। तो ध्यान रखिएगा, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा एक बार फिर से 9 मार्च 2021 से ये फिर से पुर्तगाल के क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, पुर्तगालियन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पुर्तगालियन प्रेसिडेंट जो है आपके 9 मार्च 2021 से बनेंगे। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये 2016 से 2021 तक का अभी का कार्यकाल इनका खत्म होने वाला है। तो ये सेकेंड टाइम बन रहे हैं। कौन सी टाइम बन रहे हैं? सेकेंड टाइम आपके ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। कहां के? पुर्तगाल के। ठीक है, ध्यान रखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दो नाम आपके दिए हुए हैं ऊपर ऑप्शन में, जॉर्ज सैम्प्रेओ और आपका अनिबल कैवाको सिल्वा, ये जो है ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं यहां पर आपका क्या है, जो अनिबल है, ध्यान रखिएगा, अनिबल आपके 2006 से लेकर 2016 तक के पुर्तगाल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 2006 से लेकर 2016 तक के पुर्तगाल के प्रेसिडेंट थे। और अगर हम लोग जॉर्ज की बात करें, जॉर्ज सैम्प्रेओ की 1996 से लेकर 2006 तक ये थे राष्ट्रपति। कहां के? आपके पुर्तगाल के। तो ध्यान रखिए, 1996 से आपको पूरा याद करा दिया। 1996 से 2006 तक आपके जॉर्ज सैम्प्रेओ थे। 6 से लेकर 16 तक आपके अनिबल कैवाको सिल्वा थे। और अभी हाल ही में जो अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। तो ये सभी लोग 10-10 साल यानी 2-2 बार क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। कहां के? पुर्तगाल के। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, लिस्बन कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। जाने की पुर्तगाल आपका स्पेन के अधीन आता था और अभी भी उसकी जो वित्तीय व्यवस्था है वो स्पेन के अधीन है। ठीक है, पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने साल 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत लिया है। ठीक है, 9 मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति ये बने थे और रूप में काम कर रहे थे, जो कि 9 मार्च 2021 को अपना दूसरा कार्यकाल फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके दिन दिए हुए हैं, तो दिन को 27 जनवरी। 27 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? 27 जनवरी को आपका अंतरराष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आपका प्रलय दिवस मनाया जाता है, प्रलय स्मरण दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 1941 से लेकर 1945 के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, खैर ये वर्ल्ड वॉर तो 1939 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 41 से 45 के दौरान जर्मन नाजियों ने, जर्मन नाजी सरकार ने, जो कि एडोल्फ हिटलर की थी, जर्मन नाजी सरकार ने यूरोप के लगभग 2/3, यूरोप के 2/3 यहूदियों को जान से मारा था। तो ये जो हत्याकांड हुआ है, यहूदियों की हत्या की थी, ये यहूदियों की हत्या की, ध्यान रखिएगा। यही कारण है, मैं आपको कुछ इनके बारे में बता देता हूं कि नाजी जो थे, जो एडोल्फ हिटलर था, ये ऑस्ट्रिया के वियन्ना में पैदा हुआ था और ये एक नाजी था। ऑस्ट्रिया के वियन्ना में पैदा होने वाला ये एडोल्फ हिटलर बचपन में ही ये ऑस्ट्रिया से जर्मनी आ गया, जर्मनी आकर ये बर्लिन में रहा, वहां ये नाजी था और जर्मनी में यहूदी होते थे। तो यहूदियों ने इनके साथ इनका शोषण किया। ऐसी बात नहीं, शोषण इनका भी हुआ था, एडोल्फ हिटलर का, लेकिन हिटलर बोलने में बहुत काबिल था। तो हिटलर धीरे धीरे पहले तो फ्रेंच सेना में गया। मैं आपको बता दूं, जो एडोल्फ हिटलर था मेरे दोस्तों, हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये फ्रेंच सेना में था, फ्रांस की तरफ से लड़ा था। उसके बाद इसे सेना छोड़ के जर्मनी में चुनाव लड़ने लगा। वहां जर्मनी में बर्लिन के वार्ड के चुनाव से लड़े और ये जीत गया। उसके बाद से इसे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और एक समय आया इसने जर्मनी को ही नाजी बना दिया। पूरा जर्मनी जो यहूदियों से भरा पड़ा था, उस जर्मनी को इसने नाजी बना दिया। सभी लोगों को मारपीट के नाजी बनने पर मजबूर किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से यूरोप के 2/3 यहूदियों को जान से मारा। तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य था इसका, या तो नाजी बन जाओ या फिर यहूदी धर्म छोड़ दो, और फिर या तो नाजी बन जाओ या फिर मर जाओ। तो लोगों ने, यहूदियों ने मरना अच्छा समझा, तो यहूदी मर गए। 2/3 यहूदियों को, यूरोप के 2/3 यहूदियों को मारने वाला ये नाजी जर्मन की वजह से 27 जनवरी को क्या किया जाता है? आपका स्मरण दिवस मनाया जाता है। किसका? 2006 से आपका क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इंटरेस्टिंग भी होती हैं। आपने कभी नाम सुना होगा, आपने कभी जो इजराइल, ठीक है, कभी नाम सुना होगा इजराइल का। ध्यान रखिएगा, इजराइल बना ही इसी वजह से था। जिन यहूदियों ने जर्मनी से भागकर दुनिया से बच के अपनी जान बचाई, वो यहूदी जिन्होंने नाजी धर्म नहीं अपनाया, वो यहूदी कहां आ गए? वो यहूदियों ने आपको क्या किया? अरेबियन देशों से मदद मांगी और अरेबियन देशों से उनको इजराइल मिल गया। इजराइल में पूरी तरीके से यहूदी हैं और अब हालत यह है कि यहूदियों की जिंदगी की, इजराइल के यहूदियों की जिंदगी की केवल एक ही उद्देश्य है, हम नाजियों को बर्बाद कर देंगे। तो ये इजराइल इसीलिए इतना हिंसक देश माना जाता है। बहुत छोटा देश है, लेकिन इसीलिए इतना हिंसक माना जाता है क्योंकि यहूदियों के साथ बहुत गलत हुआ था। और भारत के साथ ये बड़ा समर्थन रखता है। क्यों? क्योंकि भारत ने कभी भी किसी भी धर्म के साथ बुरा नहीं किया। तो भारत के इसलिए समर्थन रखता है क्योंकि यहूदियों के लिए लगता है कि यहूदी भारत में जो रहते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो इजराइल ने भारत को क्या दिया था? भारत को इन्होंने फाल्कन अवाक्स, ध्यान रखिएगा, फाल्कन अवाक्स नाम का एक रडार भी है, जो रडार दुनिया में इजराइल ने केवल किसको दिया है? केवल इंडिया को दिया है। ठीक है, तो हमारे से संबंध अच्छे हैं। दिनों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को था। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस था। ठीक है, सभी को क्लियर है? और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब था? 24 जनवरी को था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को था, 25 जनवरी को मतदाता दिवस था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और 27 जनवरी को आपका ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है। ठीक है, 23 जनवरी को क्या था दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। ठीक है, तो दिनों को याद रखिए, दिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर है? ठीक है, राकेश पासवान जी, सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं ला सकते बेटा, लेकिन हाँ, जब आपका महीने का एंड होगा, तो महीने के एंड में जितने जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए, वो सारे क्वेश्चंस आपके उसमें हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी मैं कल फिर से 10:30 बजे क्लास लेकर आऊंगा। कल से आपकी क्लास लेट भी नहीं होगी, क्योंकि अब सारे टीम आ गई है, तो सारा काम अपने टाइम से होगा। एक बंदा था, उसकी फेवर था, तो वो हम लोग टाइम से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपकी 2 दिन क्लास नहीं लगी। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं और बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे एक बार कल। फिर से कल आपका क्या होगा? कल आपका 10:30 बजे करंट की क्लास और 9:30 बजे आपका एनालिसिस है, आज भी और कल भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।